हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन, सारे क्वालिटी क्वेश्चन है जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर अभी नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एक प्रगतिशील कक्षा में, मतलब फ्रेंड एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव क्लास में क्या होना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा देखते ही आप लोगों के दिमाग में आ जाने चाहिए कौन, जॉन डेवी। ठीक है, वही प्रगतिशील कक्षा की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रगतिशील कक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये जो कक्षा होती है एक ऐसी होती है, ये आपकी होती है चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, ये कक्षा कैसी होती है फ्रेंड्स, तो ये कक्षा होती है चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, मतलब ये बाल केंद्रित कक्षा होती है। ठीक है, अब इसी से ही अगर आप इतना समझ जाएंगे कि प्रगतिशील कक्षा बाल केंद्रित होती है तो आप प्रॉबेबली काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपने विकल्पों को पढ़ते हैं। पहला विकल्प कह रहा है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छा लग रहा है। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रगतिशील कक्षा में मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये कैसी होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र नहीं होता है। ठीक, ये बात गलत हो गई क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड करा है, तो टीचर सेंटर्ड हमारी प्रगतिशील कक्षा नहीं होती है। जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन था, पहले का एजुकेशन था, मतलब 17वीं शताब्दी के समय का, उस समय का जो एजुकेशन था वो हम कह सकते हैं कि वो शिक्षक केंद्रित था। ठीक है, जहाँ पर बच्चों को डंडा से हाँका जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, बल्कि प्रगतिशील शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चा कई तरीके से सीखेगा। और आप लोगों को मैं ट्रिक भी बताते हुए आया हूँ कि जिस विकल्प में आपको ही दिख जाए उसको आप समझ जाया करिए कि ये नकारात्मक है। ठीक है, तो ये विकल्प अपने आप से गलत हो गया। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं, तो अगेन ये कह रहा है कि एग्जाम जो है एग्जाम सेंटर्ड होता है, तो एग्जाम सेंटर्ड नहीं, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो हमारा पहला विकल्प बचता है कि बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और फिर देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रगतिशील कक्षा, मतलब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो टीचरों को और स्टूडेंट्स को कैसे देखता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, मतलब बच्चे को ये क्या मानता है, चाइल्ड को ये सक्रिय मानता है। ठीक है, चाइल्ड को ये क्या मानता है, ये सक्रिय मानता है। लेकिन आपसे घुमा करके पूछा जाता है कि प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों, मतलब फ्रेंड्स जो आपका टीचर होता है, ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट, इन दोनों को कैसी मानती है, तो इन दोनों को ये सक्रिय मानती है, एक्टिव मानती है। ठीक है, आप कभी ये मत सोचिएगा कि केवल स्टूडेंट ही सक्रिय होता है, नहीं, टीचर और स्टूडेंट दोनों सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान देना है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। पिछड़े वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि, मतलब फ्रेंड जो पिछड़े वर्ग से आने वाले विद्यार्थी हैं, जो मतलब डिप्राइव्ड वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके समावेशन के लिए, मतलब उनके समावेशन से मतलब है कि उनको अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, कि वो भी अपने आपके क्लास में एक्सेप्टेड फील करे, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला ही कब करा है, उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, मतलब जो उनके पढ़ाने का संकाय है, जो सेक्शन है स्कूल के बिल्डिंग में, वो अलग संकाय में कर दिया जाए। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि समावेशन करना है, सबको एक साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, तो ऐसे में आप उनको अलग कर देंगे तो उनका समावेशन कैसे हो पाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से आया है, समावेशी शिक्षा से आया है। और समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन अंडर वन अम्ब्रेला या एजुकेशन फॉर ऑल। मतलब जो एजुकेशन होगा, जो शिक्षा होगी, वो एक ही छत के नीचे होगी और सभी बच्चों के लिए होगी, चाहे वो कम सीखने वाला हो, तेज सीखने वाला हो, आपका लर्निंग इम्पेयर्ड बच्चा हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, सॉरी लर्निंग इम्पेयर्ड तो कोई होता ही नहीं है, गलती से निकल गया, हियरिंग इम्पेयर्ड हो या लिसनिंग इम्पेयर्ड हो, कोई भी बच्चा हो, तो सबके लिए एक ही क्लास में शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ पर क्या कह रहा है, उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, तो मतलब आप उस क्लास से हटा रहे हैं, मतलब समावेशन कैसे होगा, ये बात आपकी गलत है। और मैं ट्रिक भी बताता हूँ कि जिस विकल्प में आपको केवल शब्द दिख जाए वो विकल्प आपका नकारात्मक हो जाता है। ठीक है,
उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात आपका अच्छा लग रहा है कि उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। मतलब वो बच्चे क्लास में एक्सेप्टेड फील करें, उनको लगे कि हाँ भी हम इसी क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्टेड फील हो। तो ये बात आपकी सही है। उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को अनदेखा किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा कर देंगे, ठीक है। अनदेखा करने का क्या मतलब है, आप ऐसे समझिए कि आपका क्लास है, ठीक है, आपका क्लास है और वहाँ पर कई सामाजिक सांस्कृतिक मतलब कई कल्चर के बच्चे वहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप उनके संस्कृतियों को अनदेखा करेंगे तो समावेशन कैसे हो पाएगा, ठीक है। ऐसे में बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर खिंचान पैदा हो सकता है, ठीक है, वो अनएक्सेप्टेड फील कर सकता है, ठीक। तो ऐसे करने से, अनदेखा करने से समावेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ कई धर्म के लोग हैं, कई समुदाय के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। अब आप ऐसे समझिए, मुस्लिम समुदाय में क्या होता है, मुस्लिम समुदाय में फ्रेंड देखिए हिजाब पहना जाता है, ठीक है, हिजाब पहना। और इसके लिए देखिए आपके राजस्थान में कई दिनों से मतलब इस पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से दंगा भी छिड़ा हुआ है। तो मुस्लिम समाज में क्या होता है, लड़कियां हिजाब पहनती हैं, ठीक है। तो उनका हिजाब पहनना क्या है, उनका हिजाब पहनना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का ही तो एक एग्जाम्पल है। तो अगर आप हिजाब को अनदेखा कर देंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं अगले दिन से तुमको हिजाब पहन के नहीं आना है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये उनका एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, उनके समाज में भाई हिजाब पहना जाता है, ठीक। तो अगर आप उनको पहनने से मना करेंगे तो अनएक्सेप्टेड फील करेंगे, उनके अंदर खींच आ सकता है, आप तमाम प्रकार की कह सकते हैं कि नकारात्मक विचार आ सकते हैं। तो इसको हमें अनदेखा नहीं करना है, ये बात आपका गलत है। उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात आपकी गलत है, ठीक है। ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए मतलब इस तरह से आप एक तरह से आप ये दिखा रहे हैं कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको ट्यूशन लेना चाहिए। तो ये बात आपका बिल्कुल गलत है। सभी बच्चे सीखने के लिए तत्पर होते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है, सभी बच्चे सीखने के योग्य होते हैं, ठीक। तो आपका बचता है बी विकल्प, उनमें अपनेपन की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाए। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है कि उनको एक्सेप्टेड फील कराया जाए कि हाँ भाई तुम भी इसी क्लास के ही एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं। बी कह रहा है उनमें अपनेपन की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाए, और सी कह रहा है उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए। अनदेखा करेंगे तो अपने मन की भावना कैसे बढ़ेगी, ठीक है। आप कहेंगे हिजाब पहन के मत आओ, तो क्या उनको अपनेपन की भावना आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के देखिए क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बी विकल्प है, बी वाला ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि से संबद्ध है। मतलब फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर है जो आपके बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, आप लोग जानते होंगे। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है हार्वर्ड गार्डनर ने। कई जगह पर 16 प्रकार का लोग बताते हैं, लेकिन एक गलत है, ठीक है। 8 प्रकार का आपके एनसीईआरटी में है, तो 8 प्रकार ही लेकर के चलना है, ठीक। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, ठीक है। तो उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि इस तरह से बताई कि मतलब किसके अंदर, जैसे कि 8 प्रकार की बुद्धि सबके अंदर पाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ बुद्धि ऐसी होगी जो किसी के अंदर ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के संवेगों को समझे, जो दूसरे के भावनाओं को समझे, दूसरे के मनोदशा को समझे, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, संगीतीय, भाषाई। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर पाई जाएगी अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है फ्रेंड्स इंटरपर्सनल। क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है, इंटरपर्सनल होता है। और आपका अंतःवैयक्तिक क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल। मैं इसको इंग्लिश में क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसको समझने में। अगर हम इसको इंग्लिश में समझ लेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी इसको समझना कैसे, तो आपका प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बार बार एग्जाम में यही पूछता भी है, इंटरपर्सनल पूछेगा, इंट्रापर्सनल ज़्यादा पूछता है, क्योंकि इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरपर्सनल आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि आपको विदेश जाना हो या आपको कहीं दूसरे जगह जाना हो, एक स्थान से दूसरे जगह जाना हो, ठीक है, ऐसे समझिए कि विदेश जाना हो, ठीक है। तो विदेश जाने के लिए, किसी फॉरेन कंट्री में जाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्या करते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल में आपका कौन सा वर्ड आ रहा है, इंटर
इंटरनेशनल। देखिए इंटरनेशनल में भी आपका क्या आ रहा है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल में भी आपका इंटर आ रहा है और इंटरपर्सनल में भी आपका इंटर आ रहा है, ठीक है। तो आपको पहचानना कैसे, आप इंटरनेशनल फ्लाइट करते हैं, विदेश जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे लोगों से मिलते हैं, ठीक है। कैसे लोगों से, दूसरे लोगों से, क्योंकि अपने देश में थे तब अपने लोगों से मिल रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट करके आप विदेश जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इंटर वर्ड है, इससे आप याद रखेंगे कि इंटरनेशनल फ्लाइट से हम जाएंगे कहाँ, विदेश, वहाँ मिलेंगे दूसरे लोगों से, ठीक है। और इसी तरह से इंटरपर्सनल बुद्धि में जो आपका इंटर वर्ड है, इससे आप समझेंगे कि जिस तरह से फ्लाइट में हम दूसरी जगह पर जा करके दूसरे लोगों से मिलते हैं, उसी तरीके से हमारी जो इंटरपर्सनल बुद्धि है वो दूसरे को समझने में काम करती है, ठीक है। और जो आपका इंट्रा पर्सनल हो जाता है, एक खुद के लिए हो जाता है, ठीक है। जैसे वो जो फिलोसफर हो गए, जो राइटर हो गए, इनके अंदर आपकी इंट्रा पर्सनल पाई जाएगी। और इंटर पर्सनल आपका किसके अंदर पाया जाएगा, टीचर्स के अंदर पाया जाता है, साइकेट्रिस्ट के अंदर पाया जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के अंदर पाया जाएगा, इन सब के अंदर इंटर पर्सनल पाया जाएगा। तो आपको इसे याद कैसे रखना है, इंटरनेशनल और इंटरपर्सनल से, क्योंकि इंटर इंटर दोनों में आ रहा है। जहाँ पर इंट्रा हुआ वहाँ समझ जाइए यहाँ खुद की बात हो रही है, ठीक है। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स, संगीतीय तो ये भी बुद्धि है और भाषाई तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा रहा है, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब फ्रेंड्स, अगर स्टूडेंट्स में नॉलेज के डेवलपमेंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए एक स्कूल को कैसे पैडागॉजी को अपनाना चाहिए, कैसे शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को अपनाना चाहिए। पहला एक कह रहा है बाल केंद्रित, दूसरा कह रहा है परीक्षा केंद्रित, तीसरा कह रहा है शिक्षक केंद्रित, चौथा कह रहा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे समझ गए होंगे, किसे अपनाना है, हमें बाल केंद्रित को अपनाना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा क्या है, अभी जो हमारा कह सकते हैं, जो अभी करंट का एजुकेशन सिस्टम है वो किसे केंद्र में रखता है, वो बालक को केंद्र में रखता है। तो हमें बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना है, जिससे बच्चे और ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। मतलब बच्चा केंद्र में होगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मतलब फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार जो हमारा मौजूदा स्कीमा है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ठीक है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें किसी अनुभव को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समावेशन कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है, या संकल्पना निर्माण कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है समावेशन, ठीक है। समावेशन का मतलब आपका क्या होता है, समावेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका एसिमिलेशन, ठीक है। क्या होता है ये होता है एक सेकेंड, ये होता है आपका एसिमिलेशन, ठीक है। ये कहा जाता है आपका एसिमिलेशन। और आपका समायोजन क्या होता है फ्रेंड्स, समायोजन होता है फ्रेंड्स एकोमोडेशन। ये क्या होता है, ये होता है एकोमोडेशन, ठीक है। एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, एकोमोडेशन का मतलब होता है कि फ्रेंड्स कोई एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसे मॉडिफाई कर देना, क्या कर देना, उसे मॉडिफाई कर देना, या फिर उसको चेंज कर देना, क्या कर देना, चेंज कर देना, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो स्कीमा अभी एग्जिस्ट कर रही, एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करना या चेंज करना आपका कहलाता है एकोमोडेशन। और स्कीमा में किसी चीज़ को जोड़ देना, सम्मिलित कर देना कहलाता है एसिमिलेशन, ठीक है। जैसे जैसे किसी बच्चे को पता था, ठीक है, कि ये क्या है, जैसे यहाँ पर किसी बच्चे को पता था कि ये जो है, इसको एरोप्लेन मान लीजिए, ठीक है, ये एरोप्लेन है, ये हवा में उड़ता है, ठीक है, इसके बारे में बच्चा जानता था। लेकिन बच्चे ने फिर क्या देख लिया, फिर बच्चे ने हेलीकॉप्टर देख लिया, ठीक है, हेलीकॉप्टर को देख लिया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने जोड़ लिया, अपने स्कीमा में जोड़ लिया कि जिस तरह से एरोप्लेन उड़ती है उसी तरह से हेलीकॉप्टर भी उड़ता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एसिमिलेशन। मतलब एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो स्कीमा पहले से थी उसमें और कुछ जोड़ लेना, ठीक है। जैसे क्लोजअप पेस्ट बच्चा करता है, वो किसी दिन क्या कहते हैं, कोलगेट देख लिया, तो उसकी एग्जिस्टिंग स्कीमा थी कि क्लोजअप को दांत में किया जाता है, तो उसने टूथपेस्ट कोई अन्य टूथपेस्ट देखा तो उसको भी समझ लिया कि ये भी दांत में ही करने के लिए है। तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा एसिमिलेशन, ठीक है।
और फ्रेंड्स देखिए समायोजन में क्या होगा, एकोमोडेशन में क्या होगा, स्कीमा को मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चा पहले क्या करता था, बच्चे ने पहले किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखा था, ठीक है, और उसको बताया गया था ये चिड़िया है। किसी दिन वो एरोप्लेन उड़ते हुए देखा तो उसने कहा कि देखो बड़ी चिड़िया उड़ रही है, लेकिन फिर उसे किसी ने बता दिया ये चिड़िया नहीं है, ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये चिड़िया नहीं है ये एरोप्लेन होता है। तो उसने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को, जो उसकी मौजूदा स्कीमा थी, उसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। वो समझ गया कि हर उड़ने वाली चीज़ प्लेन नहीं होती है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका एकोमोडेशन, और एसिमिलेशन होता है फ्रेंड्स ऐड कर देना किसी चीज़ को अपने मौजूदा स्कीमा में, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, लगातार सम्मिलित कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो आपका ये समावेशन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स वर्गीकरण, तो वर्गीकरण आपका पियाजे की थ्योरी में आता है, जो कि आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपका आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, ठीक है। संकल्पना निर्माण तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, संकल्पना निर्माण की बात डायरेक्टली पियाजे नहीं करते, इनडायरेक्टली तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। मतलब फ्रेंड्स पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें जो चिंतन की बुनियादी निर्मितियां हैं, चिंतन की बुनियादी निर्मितियों से क्या मतलब है फ्रेंड्स, कि जो हमारी थिंकिंग होती है, ठीक है, जो हमारी थिंकिंग होती है उसके लिए जो ब्लॉक्स होते हैं दिमाग में, ठीक है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत और धारणाएं। तो फ्रेंड्स इसको किस रूप में जानते हैं, इसे हम जानते हैं स्कीमा के रूप में, ठीक है। किस रूप में जानते हैं, इसे स्कीमा के रूप में जानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे दिमाग में पियाजे क्या कहते हैं, जैसे ये दिमाग है तो इसमें कई सारे स्कीमाज होते हैं, ठीक है, कई सारे स्कीमा होते हैं, और इन स्कीमा में क्या होता है, इन स्कीमा में आपका नॉलेज भरा रहता है, ठीक है। क्या भरा रहता है, इसमें नॉलेज भरा रहता है, और इसी को ही क्या कहते हैं, इसी के द्वारा थिंकिंग होती है, अन्य चीज़ें होती है, मतलब जो कुछ भी हमारे दिमाग में हम जानते हैं, जैसे किसी चीज़ को देख करके पहचान लेना, किसी का नाम सुन करके उसके बारे में अन्य चीज़ों को याद कर लेना, ये सब कहाँ होता है, ये सब स्कीमा में जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे अगर नए आयाम से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा सकता है जो कि अब तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, स्कीमा को लेकर के, ये आपकी स्कीमा होती कैसी है, ठीक है। स्कीमा क्या हमारे दिमाग में वास्तव में स्कीमा एग्जिस्ट करता है क्या, क्या किसी के दिमाग को खोल करके देखा जाए तो उसमें स्कीमा दिखाई देगा, तो उसमें स्कीमा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक तरह से कह सकते हैं हाइपोथेटिकल होता है। स्कीमा कैसा होता है, ये फ्रेंड्स होता है हाइपोथेटिकल, ठीक है। हाइपोथेटिकल से मतलब है फ्रेंड्स ये परिकल्पित होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको केवल पियाजे ने अपनी थ्योरी को देने के लिए इसका यूज किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में, अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर के पास, किसी कहते हैं कि दिमाग खोल करके ये स्कीमा निकाल दो, तो स्कीमा दिमाग में है ही नहीं तो निकालेगा कहाँ, मतलब बायोलॉजिकली नहीं है लेकिन हाइपोथेटिकली है, आप समझिए। बायोलॉजिकली स्कीमा ब्रेन में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपका साइकोलॉजिकली कह सकते हैं या फिर हाइपोथेटिकली कह सकते हैं, ब्रेन में स्कीमा एग्जिस्ट करता है, होता है, ठीक है, पियाजे के अनुसार। और ये अगर आपसे पूछा जाए कैसा होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका डायनेमिक होता है, ठीक है। कैसा होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कीमा स्थिर होता है या परिवर्तनशील होता है, डायनेमिक होता है, तो आप लोग बताइएगा कि जो स्कीमा होता है वो डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। ये सब नए आयाम के क्वेश्चन है, अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो जेडपीडी पूछा गया था, ठीक है, जेडपीडी पूछा गया था, वाइगॉत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, मतलब संभाव्य विकास का जो क्षेत्र होता है वो कैसी संरचना है, डायनेमिक होती है या फिर स्थिर होती है। तो उसका आंसर था कि डायनेमिक होती है, क्योंकि उसमें चेंज पॉसिबल है, मोर नॉलेजेबल अदर आएगा, थोड़ा सा हेल्प देगा, ठीक है, तो बच्चे के लर्निंग में हेल्प मिल जाएगी, तो चेंज पॉसिबल है, इसलिए ये भी आपकी क्या है, डायनेमिक थी। इसी तरह से आपका स्कीमा भी डायनेमिक होता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको पहले से ही जान करके चलिए। और एक ऐसा होता है, ये आपका हाइपोथेटिकल होता है, परिकल्पित होता है, मतलब ब्रेन में बायोलॉजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आपका बी विकल्प यहाँ पर सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है,
6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? मतलब फ्रेंड्स, कोई बच्चा है जिसका नाम मनीष है, जो 6 साल का है, ठीक है, जो 6 साल का है, वो क्या करता है, वो सारी दुनिया को केवल अपने अनुभव से ही देखता है, ठीक है, और दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो एक किसका प्रतिनिधित्व करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है, आत्म केंद्रीकरण का करता है, प्रतिवर्ती चिंतन का करता है, वैज्ञानिक तार्किकता का करता है। तो ये भी देखिए आपके पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए संरक्षण मतलब कंजर्वेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को करना सीखिए। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तब भी आप काफ़ी हद तक ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपसे पहला विकल्प कह रहा है संरक्षण मतलब कंजर्वेशन। कंजर्वेशन आपका कब आता है? कंजर्वेशन आपका आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जिसका एज क्या होता है? जिसका एज होता है 7 से 11 वर्ष, ठीक है, 7 से 11 वर्ष का एज होता है। तो यहाँ पर जब 6 वर्ष की बात की जा रही है तो संरक्षण कैसे होगा? ये तो आपका कंजर्वेशन का एज हो गया। आत्म केंद्रीकरण, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि जो वैज्ञानिक तार्किकता है, साइंटिफिक रीजनिंग है, ये आपकी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपका क्या होता है? ये फ्रेंड्स आपका 11 से 15 या अबव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 वर्ष की बात हो रही है तो ये भी आपका गलत हो गया। अब बचता है आत्म केंद्रीयता और प्रतिवर्ती चिंतन। देखिए हम लोगों ने एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन को हटा दिया। अब बचता है आत्म केंद्रीयता और प्रतिवर्ती चिंतन। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती चिंतन क्या होता है? मतलब रिवर्सिबल थिंकिंग। रिवर्सिबल थिंकिंग ये होता है कि मतलब फ्रेंड्स, पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी नहीं बन सकता, ठीक है। या कोई बच्चा स्कूल जाता है तो आते टाइम उसको रास्ते को जानने और वापस आने में दिक्कत होती है, ठीक है, मतलब उसको प्रतिवर्त करने में, किसी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो और ये आपका कब आता है फ्रेंड्स? ये आपका आता है फ्रेंड्स 2 से 7 वर्ष की एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। और आत्म केंद्रीयता फ्रेंड्स मतलब ईगोसेंट्रिज्म, ये भी आपका आता है 2 से 7 वर्ष में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आत्म केंद्रीयता। क्यों? ईगोसेंट्रिज्म, आप इसके वर्ड से ही समझिए, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म होता क्या है? ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है, आत्म केंद्रीयता का मतलब ये होता है कि मतलब जो हूँ मैं ही हूँ, ठीक है, जो मुझे पता है वही सही है, जो दूसरे को पता है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसे को ही कहते हैं हम आत्म केंद्रीयता। और ये बच्चे के अंदर कब पाया जाता है? ये पाया जाता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। और ऐसे बच्चों को आप लोग देखेंगे भी कि ये लोग मतलब किसी काम को ना होने पर आपका दुख नहीं समझेंगे, ठीक है। आपको अगर कोई 2 से 7 वर्ष के एज ग्रुप का कोई बच्चा है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वो कहता है कि मेरे लिए चॉकलेट लेकर के आना, ठीक है, और आप वापस आते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं दुकान पे नहीं जा पाया। उस बच्चे को बारिश जाने का रीज़न समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्म केंद्रित है, उसको केवल अपने से मतलब है, वो आपका दृष्टिकोण नहीं समझ सकता, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रीयता। और यहाँ पर यही हो रहा है, क्योंकि मनीष जो है वो दूसरे को नहीं समझ रहा है, वो केवल खुद को ही सेंटर में रख के चल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका ईगोसेंट्रिज्म। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? मतलब फ्रेंड, जो रचनावाद है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसका समर्थन करने वाले किसको महत्व देंगे? तो फ्रेंड देखिए, रचनावाद क्या है हमारा, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? फ्रेंड, जब भी रचनावाद की बात आए तो आप पियाजे को और वाइगोत्स्की को याद कर लीजिए, ठीक है। पियाजे जो मानते हैं, जो बात वाइगोत्स्की मानते हैं, वही बात आपका रचनावाद मानेगा, ठीक है। और पियाजे क्या मानते हैं? पियाजे बच्चे को सक्रिय मानते हैं, ठीक है। मतलब पियाजे कहते हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देंगे? जहाँ बच्चा सक्रिय होगा, जहाँ बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद से करेगा, वही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। पहला विकल्प कह रहा है बाल केंद्रित पाठचर्या को, दूसरा कह रहा है सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को। मतलब फ्रेंड, जो सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, मतलब ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, ऐसे पैडागोजिकल मेथड्स जो कि सांस्कृतिक रूपों के प्रति उत्तरदायी न हो, मतलब बच्चे के कल्चरल बैकग्राउंड को, बच्चे के कल्चर को नकार देते हो। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि वाइगोत्स्की और पियाजे को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर वाइगोत्स्की को ध्यान में रखते हैं तो वाइगोत्स्की संस्कृति का ही तो बात करते हैं, तो इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बात बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा हम नहीं कर सकते।
सकते हैं, ठीक है। चिंतन के अभिसारी तरीके को, तो देखिए फ्रेंड्स, अभिसारी नहीं अपसारी, ठीक है, अभिसारी नहीं अपसारी, कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट, ठीक है, तो ये भी गलत है। बचता है क्या बाल केंद्रित पाठचर्या को, तो यही बात आपकी सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका आज 8 ही क्वेश्चन था, ठीक है। आपका ये क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम मिलते हैं एक अगली क्लास में, और आप लोगों को थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे हम एक अगली क्लास में, ठीक है।